नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति को खरीदने के लिए सबसे वैलिड तरीका क्या है। इसके अलावा अगर आप संपत्ति को खरीदने के बाद उसका पूरी तरीके से पूर्णतः मालिकाना हक पाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह जजमेंट आप लोगों के लिए काफी काम आएगी। इसके अलावा अगर आप एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से संपत्ति खरीद रहे हैं, जहां पर सामने वाली पार्टी ने आपके पक्ष में रजिस्ट्री करने के लिए मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में कौन से कानूनी प्रावधानों के तहत आपको कोर्ट का सहारा लेना होता है और ऐसी स्थिति में आप कौन सा रास्ता अपनाते हुए संपत्ति का मालिकाना हक पा सकते हैं और ऐसी स्थिति में कितनी समय सीमा होती है, ये सारी की सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित कर दी दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी क्लियर कर दी जाए। देखिए, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ मिलकर आप सभी लोगों के लिए काफी सुनहरा मौका लेकर आया हूं। अगर आप लोग जुडिशियल ऑफिसर यानी कि जज बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जुडिशियल फाउंडेशन कोर्स बैच लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम आपको सभी लॉ के सब्जेक्ट, सभी मेजर लॉज, सभी माइनर लॉज बिल्कुल डीपली जाते हुए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर जाकर आप लोगों को दिए गए लिंक से हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब कभी भी किसी संपत्ति को खरीदा जाता है, तो सबसे वैलिड तरीका बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 के अंदर। वो बताता है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है, तो आप एक रजिस्टर्ड दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए ही उस संपत्ति को खरीदें। ऐसे केस में दोस्तों क्या होगा, अगर आप पक्की सेल डीड यानी कि रजिस्ट्री कराते हैं सेल डीड की, तो आप उस संपत्ति के कानूनी रूप से पूर्णतः मालिक माने जाते हैं। पर यह भी देखा जाता है कि सेल डीड कराने से पहले एक एग्रीमेंट टू सेल का दस्तावेज तैयार किया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल का जो दस्तावेज तैयार किया जाता है, उस केस के अंदर सभी टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाती हैं कि इन टर्म्स और कंडीशन के बिहाव पर यह संपत्ति खरीदी जाएगी। जैसे कि कितना अमाउंट एडवांस में दिया जाएगा, रजिस्ट्री कितने समय के अंदर कराई जाएगी, कितना पैसा बाद में दिया जाएगा, संपत्ति पर कब्जा कब दिया जाएगा, ये सभी टर्म्स और कंडीशन वहां पर लिखी जाती है। अब अगर कुछ लोग केवल इस एग्रीमेंट टू सेल को बनाते हुए खुद को मालिक समझते हैं, तो वो मालिकाना हक आपको नहीं देता। यह चीज आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 की एक्सप्लेनेशन में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कई बार देखा जाता है दोस्तों कि शुरू में एग्रीमेंट टू सेल तो करवा लिया, पर बाद में जब रजिस्ट्री कराने का समय आता है, तो पार्टी रजिस्ट्री कराने से मना कर देती है। कारण कि उनके मन में लालच आ जाता है। कैसा लालच? हो सकता है कोई दूसरी पार्टी ज्यादा पैसा दे रही हो सकता है उनकी संपत्ति के भाव बढ़ गए हो, या फिर किसी और कारण के चलते प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को करने के लिए मना कर दिया जाता है, या फिर हो सकता है जो संपत्ति खरीद रहा है, जो खरीदार है, वो संपत्ति को खरीदने के लिए मना कर दे, कारण कुछ भी हो। तो हर ऐसे केस में जहां पर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, क्योंकि अगर आप सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें, तो एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। तो अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल चाहे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, आप वहां पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, जहां पर आप कोर्ट को यह कहते हैं कि सामने वाली पार्टी के साथ हमारा यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारे पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करा रही और हमें हमारी इस संपत्ति की रजिस्ट्री कराकर दिलाई है। तो ये
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पर डाला जाता है। अब यहां पर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन? कि जब कभी भी वो एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया है उसमें टर्म्स और कंडीशन होती है, जैसे कि ये एग्रीमेंट 2 सालों तक, 1 साल तक, 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा यह भी लिखा जाता है कि इतने समय के अंदर रजिस्ट्री कराई जाएगी, जैसे कि 2 महीने में रजिस्ट्री करा कर दी जाएगी, 6 महीने में रजिस्ट्री करा कर दी जाएगी। ये सारी चीज उस एग्रीमेंट टू सेल में लिखी जाती है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित करा कि अगर जो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ये टर्म्स कंडीशन है, किस तरीके से उनको ध्यान में रखते हुए, लिमिटेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए किसी भी पार्टी के पक्ष में मालिकाना हक दिया जाए। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं काफी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है उषा देवी एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस राम कुमार सिंह एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 8446 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 5 अगस्त साल 2024, यानी कि काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। अब सबसे पहले आप समझिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट के फैक्ट्स था क्या और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्लियर किया। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ की तरफ से कोर्ट में केस फाइल किया गया। प्लेंटिफ का कहना है कि मेरा और डिफेंडेंट के बीच एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 17 दिसंबर साल 1989 को, और एग्रीमेंट टू सेल में लिखा गया था कि सामने वाली पार्टी को हमारे पक्ष में 1 महीने के भीतर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। बड़ी ध्यान से समझिएगा केस के फैक्ट्स, वरना जजमेंट नहीं क्लियर होगी। बोला गया कि जब हम ये एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हैं 17 दिसंबर 1989, तो उसके 1 महीने के भीतर यहां पर हमारे पक्ष में रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके अलावा उस एग्रीमेंट टू सेल में यह भी लिखा था कि ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं हम, ये 4 सालों तक वैलिड माना जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही एग्रीमेंट बनने के बाद 1 महीना पूरा हुआ, यानी कि 16 जनवरी साल 1990 को, यह देखा गया कि दूसरी पार्टी ने उनके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराई। फिर इसी बीच प्लेंटिफ ने 3 साल बीत जाने के बाद, क्योंकि अगर आपने लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 54 पढ़ा हो तो वो बताता है कि अगर आपको एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ से रजिस्ट्री करवानी है तो 3 सालों के भीतर अपना केस कोर्ट में डालना पड़ेगा। तो पार्टी ने यहां पर क्या करा, कोर्ट में जाकर केस किया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह केस 3 साल निकल जाने के बाद किया। अब सामने वाली पार्टी के एडवोकेट ने यह बोला कि चलो हमने माना एग्रीमेंट टू सेल कराया, हमने यह भी माना कि हमने 1 महीने के भीतर रजिस्ट्री नहीं कराई, पर इसके बावजूद प्लेंटिफ अगर दावा डालना चाहता था तो उसके पास 3 का समय था, पर 3 साल का समय निकल गया, उसके बाद प्लेंटिफ ये दावा डाल रहा है, तो ये केस तो मेंटेनेबल ही नहीं। जबकि प्लेंटिफ का कहना है कि अगर आप एग्रीमेंट टू सेल देखें तो एग्रीमेंट टू सेल में तो साफ लिखा है कि 4 सालों तक एग्रीमेंट हमारा वैलिड है, और अगर 4 सालों तक एग्रीमेंट हमारा वैलिड है तो ऐसे केस में क्या होगा, साल 1993 दिसंबर तक हमारा एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, और मैंने तो दिसंबर महीने से 3 महीने पहले ये केस डाल दिया, तो ऐसे केस में तो अभी भी मेरे केस में 3 साल पूरे हुए ही नहीं। अब यहां पर कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही गया कि भाई क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या ये समय सीमा से बाहर जा चुका है। तो सबसे पहले तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने यहां पर किसके पक्ष में फैसला दिया, यहां पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, प्लेंटिफ तो बिल्कुल समय सीमा के अंदर कोर्ट में दावा डाल रहा है, यहां पर रिस्पोंडेंट को उसके पक्ष में रजिस्ट्री करवानी ही पड़ेगी। नाउ यहां पर अब हमारा अपीलिएंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही आया अपील में, क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट ने आखिर में मना कर दिया था कि नहीं भाई, ये केस तो समय सीमा के भीतर है, हम इसके अंदर आपके कहने पर इस केस को खारिज नहीं करेंगे। अब आखिर में जो हमारा डिफेंडेंट था वो अपीलिएंट बनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि क्या प्रेजेंट केस में एग्रीमेंट टू सेल की कंडीशन देखें तो वैलिड है, क्या जो 3 साल की समय सीमा है वो उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन 1 महीना पूरा हो रहा था, जो टाइम दिया गया था रजिस्ट्री कराने का, या उस दिन से गिनी जाएगी जब यहां पर ये एग्रीमेंट इनवैलिड हुआ। मतलब कि दोस्तों, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि 1 महीने के भीतर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, ये लिखा था, क्या उस दिन से 3 साल गिने जाएंगे, या ये जो 4 साल तक एग्रीमेंट टू सेल वैलिड था उसके बाद से 3 साल गिने जाएंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 54 लिमिटेशन एक्ट जो 3 साल की समय सीमा देता है, ये उस दिन से गिनी जाती है जब जो परफॉर्मेंस करने का टाइम था वो खत्म होता है। परफॉर्मेंस करने का टाइम कब होता है, परफॉर्मेंस करने का टाइम से मेरा मतलब है जो यहां पर समय दिया गया है रजिस्ट्री कराने का, जिस दिन वो समय खत्म समाप्त होगा उस दिन के बाद से 3 साल गिने जाएंगे,
उदाहरण के तौर पर अगर आपके एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है कि 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराई जाएगी, तो जैसे ही 6 महीने पूरे हुए उसके बाद आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। अब 3 सालों के भीतर कोर्ट में या तो पार्ट परफॉर्मेंस या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस करते हुए अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा सकते हैं। और अगर आप वेट करेंगे कि एग्रीमेंट तो 1 साल तक वैलिड है, 2 साल तक वैलिड है, तो उस चीज की कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं रहेगी। कारण क्योंकि एक व्यक्ति तो अपने हिसाब से 30 साल 10 साल कुछ भी लिख सकता है उसकी वैलिडिटी के, पर इन द एंड जो टाइम परफॉर्मेंस का लिखा गया है, जो टाइम रजिस्ट्री कराने का लिखा गया है, अगर उस टाइम के भीतर रजिस्ट्री नहीं होती, सेल डीड यहां पर रजिस्टर्ड नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उसके बाद से 3 साल गिने जाते हैं। और वो 3 साल जो गिने जाते हैं दोस्तों, उसके भीतर आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा अगर आप अपनी उस संपत्ति पर मालिकाना हक पाना चाहते हैं। तो यहां से आप समझ गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी जजमेंट और महत्वपूर्ण जजमेंट यहां पर पास की दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप इसी प्रकार से हर रोज हर लेटेस्ट अपडेट से अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।